हेलो स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। हम पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? कक्षा 8वीं अध्याय 5 धातुएं और अधातुएं, है ना, जिसमें हमने देखा था कि धातु क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, उनके भौतिक गुण कैसे हैं, और हमने रासायनिक गुण का देखा था कि धातुएं और अधातुएं ऑक्सीजन से कैसे क्रिया करती है ना। हम आज क्या करेंगे उसका आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे कि जल के साथ अभिक्रिया, है ना, रिएक्शन विथ वाटर, कि एक्चुअली में आपका जो धातु है और अधातु है वो पानी से कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। तो क्रियाकलाप के लिए हमको आवश्यक सामग्री चाहिए रहेगी, और वो है आपका कांच का ट्रफ, पानी, सोडियम, छन्ना पत्र, चिमटी। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो सोडियम है उसको क्या करेंगे, वो कैरोसिन में, है ना, वो किस पे रहता है, मिट्टी तेल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, सक्रिय रहता है। तो वो क्या करते हैं, उसको निकालना है आपको, और फिर क्या करना है आपको, उसको कट करना है। कट करने के बाद क्या है, वो आपको उसको छन्ना पेपर से साफ़ कर देना है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो सोडियम है वो धातु है, पर वो क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा नर्म होता है, तो आप आराम से उसको कट कर सकते हैं। और उसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रफ लेंगे, ट्रफ में पानी क्या कर देंगे, उसमें भर देंगे। फिर जब सोडियम आपने काटा है उसको क्या करना है, पानी में डालना है। जब आप उसको पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा, गोल गोल घूमेगा, और हिस का क्या होगा, आपका आवाज़ आएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, उससे आग लग जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि उसमें से बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, हीट रिलीज़ हो रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, तो उसका अगर हम इक्वेशन देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2Na, है ना, ये क्या है, आपका सोडियम है, और क्या है, 2H2O आपका पानी है। तो दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या करते हैं, 2NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, आपका H2 हाइड्रोजन गैस, है ना। ये जो गैस आपकी रिलीज हो रही है वो क्या है, आपका हाइड्रोजन गैस है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम धातु को पानी से क्या करते हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो वो क्या बना रहा है, आपका उसका सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ आपका हीट भी क्या हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, सोडियम के साथ। सोडियम तथा पानी के बीच अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इस क्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि वो जलना स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें ऊष्मा क्या हो रहा है, उत्पन्न होती है। अगर हम मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ मंद अभिक्रिया करता है, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम को क्या कर रहे हैं, ठंडे पानी से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो बहुत ही कम क्या होता है, अभिक्रिया करता है धीरे धीरे, परंतु गर्म जल या जल व वाष्प के साथ यह तेजी से अभिक्रिया करता है। और उसकी जगह अगर हम क्या करेंगे, ठंडे पानी की जगह हम क्या करेंगे, गर्म पानी कर दे या तो फिर जल वाष्प कर दे, तो वो क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करेगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाता है। और क्या बनेगा आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम है, जल है, दोनों क्या बना रहे हैं, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, रिलीज। अगर हम क्या बोलते हैं, जिंक और लोहे की जल वाष्प के साथ अभिक्रिया बहुत मंद होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर हम जिंक और लोहे दोनों को जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होता है, जबकि हम तांबा, सोना, चांदी आदि जल के साथ क्रिया नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, वो क्या है, जल के साथ क्रिया ही नहीं करते। हमने देखा सोडियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने मैग्नीशियम देखा, ठंडे पानी से कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा है, जैसे ही वो क्या है, गर्म पानी या तो फिर जल वाष्प से कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा क्रिया करता है, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। जब हम जिंक और लोहे की बात करते हैं जल वाष्प से, तो भी वो क्या हो रहा है, बहुत मंद कर रहा है ना, अभिक्रिया कर रहा है, जबकि तांबा, सोना और चांदी तो जल के साथ क्रिया ही नहीं करता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका धातु है वो पानी के साथ बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है, जबकि जो अधातुएं हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, और जो अधातुएं होती हैं वो जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। फॉस्फोरस भी आपका क्या है, अधातु है, लेकिन उसको क्या करते हैं, पानी में रखते हैं ताकि वो वायु के साथ क्या कर सके, क्रिया नहीं कर सके। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन होते हैं अधातुओं में भी। ठीक,
जो वायु से क्रिया ना करे, इसलिए उसको रखा जाता है। तो हमने क्या देखा कि अलग अलग धातु पानी से अलग अलग क्रिया करते हैं, और जब वो करेंगे तो कौन सा गैस रिलीज होता है, H2 गैस रिलीज करता है, और क्या करता है आपका हीट भी रिलीज करता है, ऊष्मा भी क्या करता है उसको उत्पन्न करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि धातुएं कैसे पानी के साथ रिएक्शन करती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वही धातु और अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया, ठीक है, वो आप क्या कर रहे हैं, एसिड के साथ वो कैसे अभिक्रिया करते हैं, धातु भी और अधातु भी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। उसके लिए हमको आवश्यक सामग्री चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए रहेगा, जिंक चाहिए रहेगा, तांबे के टुकड़े चाहिए रहेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल चाहिए रहेगा, परख नली या चाहिए रहेगी, माचिस गर्म करने का साधन चाहिए रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है और जिंक है वो क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या कर रहा है, रिएक्शन करता है। ठीक है, क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो आपका मैग्नीशियम और जिंक है वो क्या कर रहा है, परख नली से निकलने वाली गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। इससे पता चलता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। ठीक, तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि आपका क्या कर रहे हैं, हम मैग्नीशियम ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं। मतलब कि आप परख नली ले लीजिए, ठीक है, उसमें क्या ले लेंगे, हम मैग्नीशियम ले लेंगे, एक में क्या ले लेंगे, जिंक ले लेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका मैग्नीशियम है, और ये क्या है आपका जिंक है। उसमें हम क्या डालेंगे, तनु, है ना, क्या डालेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको जब करेंगे तो हमको क्या निकलेगा, आपका गैस निकलेगा। उसी गैस के सामने हमको क्या करना है, माचिस लेके जाना है, तो वो माचिस और जलने लग जाएगा और पॉप की क्या आएगी, आवाज़ आएगी, जिससे हमको पता चलेगा पॉप का आवाज़ आया, मतलब इसमें क्या है, H2 गैस क्या हो रहा है, आपका रिलीज हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर किया गया है, बोला गया है कि जो मैग्नीशियम और जिंक है वाली परख नली से निकलने वाली गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। इससे पता चलता है कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। ठीक है, सेम चीज़ वहाँ पर बोला है। अगर हम उसका रिएक्शन देखते हैं तो वो क्या होगा, कुछ इस प्रकार का, Mg मैग्नीशियम 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और क्या बनाएगा आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। सेम अगर हम देखते हैं तो ये जिंक है, जिंक से क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड बना रहा है, और H2 क्या है आपका, हाइड्रोजन गैस है, जो क्या हो रहा है आपका, रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किसका किसका किया है, मैग्नीशियम और जिंक का किया। लेकिन वही चीज़ अगर हम देखते हैं, तांबे के टुकड़े हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन वही बात हम क्या कर रहे, तांबे से कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बिल्कुल भी क्रिया नहीं करते हैं। जबकि जो तांबा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। जबकि जो आपका क्या है, तांबा धातु है, वो किससे क्रिया करेगा, आपका सांद्र कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से करेगा, और किससे करेगा, नाइट्रिक एसिड से करेगा। ठीक है, उससे अभिक्रिया करता है। जबकि जो ठीक है, अम्लीय अवयव वाले इन पदार्थों को धातुओं के बर्तन में नहीं रखने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है जितने भी आपके धातु होते हैं जो अम्ल है ना, उसमें नहीं, जैसे कि हमको पता है जो भी चीज़ें हैं हमारी क्या रहती है, धातुएं से बनी रहती है। ठीक है, अगर उसमें हम दही रख रहे हैं, अचार रख रहे हैं, ठीक है, तो ये अचार हो गया, दही हो गया, उसमें क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो एक साथ क्या करेंगे, आपका रिएक्शन कर देते हैं, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, विषैले गैस उत्पन्न करते हैं, विषैले गैस आपका उत्पन्न करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, जहरीले रहेंगे, विषैले गैस हैं, जिसको अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए एडवाइस दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि कोई से भी धातु वाले बर्तन में आपको ऐसे अवयव को नहीं रखना है जिसमें अम्ल पहले से प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्रिया करके बहुत विषैले गैस पदार्थ बनाते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बोलते हैं, धातुएं कैसे आपकी क्रिया करती हैं अम्ल से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब आगे ये बोला गया है कि धातु का धातु द्वारा विस्थापन। क्या धातु ही एक धातु दूसरे धातु को हटा सकती है कि नहीं उसके जगह से, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी को इंग्लिश में बोला गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स विथ अदर मेटल्स। ठीक है ना, एक धातु दूसरे धातु को विस्थापन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको आवश्यक सामग्री चाहिए। तो क्या क्या चाहिए, बीकर, 5 परख नलियाँ, परख नली स्टैंड, पानी, कॉपर सल्फेट, लोहे के टुकड़े, जिंक के टुकड़े, मैग्नीशियम का तार, एल्यूमिनियम के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे शीशे की सील ले सकते हैं, तांबे का तार ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, बीकर दिया हुआ है, हम क्या लेंगे 100 ml बीकर में कितना पानी लेंगे, 50 मिलीलीटर पानी लेंगे, प्लस उसमें हम 5 ग्राम क्या ले लेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे, और उसका क्या बनाएंगे, हम विलयन बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही विलयन बनेगा उसको क्या करेंगे, 5 परख नलियों में क्या कर देंगे, बांट देंगे। ठीक है, क्या करना है, 5 परख नलियों में आपको बांट देना है। आप उसको ए दे दीजिए, एक को बी नाम दे दीजिए, एक को सी है ना, एक को डी, एक को ई। ठीक है, तो 5 में बांट देना है आपको। और एक में क्या रखेंगे आप, एक में रखेगा लोहा। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ जंग रहित कील लेनी है और उसको सब में एक में लोहा डालेंगे। ठीक है, एक में जिंक डालेंगे, एक में मैग्नीशियम डालेंगे। ठीक है, एक में क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम डालेंगे, एक में क्या डालेंगे, तांबा डालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है हमको, हमने क्या बनाया है, कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया है, और कॉपर सल्फेट को हम क्या करेंगे, 5 भाग में इक्वली डिवाइड कर देंगे, 5 परख नलियों में, और सब में क्या करेंगे, एक में लोहा डालना है, एक में जिंक, एक में कॉपर, तांबा, एक में मैग्नीशियम, एक में एल्यूमिनियम। और फिर उसको क्या करना है, कुछ टाइम के लिए, कुछ 5-6 दिन के लिए छोड़ दीजिए, 1-2 दिन के लिए छोड़ देना है, और फिर उसको आपको क्या करना है, निष्कर्ष देखना है कि आपने जो क्रिया किया है उससे क्या अभिक्रिया आपको मिली है। तो यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं कि लवण के विलयन से धातु का विस्थापन। यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए आपका जो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है, विलयन होता है, वो कौन सा कलर का रहता है, नीला कलर का रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोहे की कील है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, डाल दिया। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं तो तांबे की परत है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तांबे की परत हो रही है, फेरस सल्फेट का विलयन। ये किसका है आपका, फेरस सल्फेट। मतलब क्या है, हमने क्या डाला था, यहाँ पर लोहा डाला था, है ना, तो लोहा क्या कर रहा है आपका, उसका विलयन हो गया है, लोहे की कील है ना, लोहे की कील है, उसमें कॉपर क्या हो रहा है, जम रहा है। इसका मतलब ये है कि आयरन ने क्या किया है, कॉपर को हटा दिया है, आयरन ने क्या किया है, कॉपर को हटा दिया है, और क्या बना दिया है, आपका आयरन सल्फेट बना दिया है। इसलिए वो ब्लू कलर से क्या हो गया है, आपका ग्रीन कलर में चेंज हो गया है। ठीक है, ये बात को समझिए, कॉपर सॉल्यूशन है ना, किसका है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर को हटा दिया गया है। यहाँ पर कॉपर था, उसको हटा के आयरन ने जगह ले ली है ना, ये जो है आयरन उसने जगह ले ली है, और फिर क्या बनाया है, फेरस सल्फेट का विलयन बनाया है, कॉपर को हटा के। ये कॉपर सल्फेट है, हमने लोहा डाला, ठीक है, लोहा ने इसको हटा के अपना जगह लेके क्या बना लिया, फेरस सल्फेट बना दिया, और जो कॉपर है वो फिर इसमें क्या होने लगी, जमने लग गई। ठीक है, और जो कलर भी है आपका वो क्या हो गया, धीरे धीरे ग्रीन कलर का हो गया। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, 5 परख नलियाँ देखनी है, 5 परख नली में क्या करना है, आपको देखना है कि कैसे रिएक्शन हुआ है। ठीक है, सारणी में, और फिर उसको फिल करना है। तो सबसे पहले हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली गई वस्तु, ठीक है, क्या क्या डाला है, लोहा, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम डाला है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन के रंग में हुआ परिवर्तन, आपको रंग का परिवर्तन देखना है। धातु पर तांबे की परत जमी अथवा नहीं, हमको ये भी देखना है कि परत जमी कि नहीं जमी। ठीक है, और इसमें यहाँ भी देखना है कि कुछ और क्रिया हुई है कि नहीं। ठीक है, और क्रिया उसमें कुछ हुई है कि नहीं हुई है। तो जब हम लोहा डालते हैं ना कॉपर सल्फेट में, तो जो विलयन का रंग है वो फीका पड़ गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर से क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, मतलब कि कलर फीका पड़ते जा रहा है। और लोहे पर तांबे की परत जम गई। ठीक है, और लोहे पे क्या हो रहा है आपका, उसकी परत जम गई है। किसकी परत जम गई है, आपकी तांबे की परत जम गई है। ठीक है,
अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक क्या है, अगर हम डालेंगे तो वो क्या करेगा, उसको हटा देगा, किसको, जो कॉपर है उसको हटा देगा, उसका जगह ले लेगा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, कलर ब्लू है, ब्लू से क्या होने लग जाएगा, कलरलेस, है ना, वो भी क्या होने लगेगा, कलरलेस होने लग जाएगा। और लोहे पर तांबे की परत जम गई थी, वैसे ही क्या हो जाएगा आपका जिंक पर, क्या हो जाएगा, जिंक पर तांबे की परत जम जाएगी, ठीक है, या गई, और कुछ रिएक्शन नहीं होगा। फिर जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम में भी क्या होगा, आपका विलयन का रंग क्या हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फीका पड़ जाएगा, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम पर तांबे की परत जम गई, ठीक है। फिर हम देखते हैं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में भी क्या होता है आपका, वो ब्लू रहेगा, वो कौन सा कलर में हो जाएगा, कलरलेस, है ना, पूरा कलर ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वाइटिश हो जाएगा। और इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम पर तांबे की परत जम गई, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि आपका जो जिंक और जो तांबा है, यहाँ पर कोई क्रिया नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कोई क्रिया नहीं होगा, तांबे को हटाएगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर कोई सा भी क्रिया नहीं होगा। इससे पता चलता है कि जो कॉपर है उसको लोहा हटा देता है, जिंक हटा देता है, मैग्नीशियम हटा देता है, एल्यूमिनियम हटा देता है, मतलब ये ज़्यादा क्या है आपका सक्रिय है, किससे, कॉपर से, इसलिए उसको वो हटा के अपना जगह ले लेते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि एक धातु दूसरे धातु को विस्थापन कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि लोहा, जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम धातुएं तांबे से अधिक सक्रिय हैं, जैसे मैंने बोला है ना, इसलिए उसको वो हटा देता है। क्रिया होने पर पता लगता है कि गैस के बुलबुले निकले, है ना। हमने जितने भी अभी देखे ऑक्सीजन का किया कि कैसे रिएक्शन करते हैं, पानी से किया, है ना, अम्ल से किया, तो हमने देखा कि उसमें क्या होते हैं कि गैस के बुलबुले निकलते हैं, है ना। विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है, धातु के रंग में परिवर्तन या ऊष्मा उत्पन्न या अवशोषित होते हैं, आधार पर हम लगा सकते हैं कि कौन सा क्या बोलते हैं क्रिया हुआ है, नहीं हुआ है, कौन सा धातु है, कौन सा धातु नहीं है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जैसे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया था और फिर उसके बाद क्या किया था, हमने अलग अलग धातुओं को डाला था और रिएक्शन नोट किया था, वैसे ही आपको क्या करना है, 4 ठो ग्रुप बना लेना है, ठीक है। क्या क्या करना है, 4 ग्रुप बना लेना है बच्चों का, और उसमें क्या करना है, कौन कौन सा आपको बनाना है सॉल्यूशन, विलयन क्या क्या का बनाना है, सोडियम क्लोराइड बनाना है आपको, ठीक है। किसका बनाना है, कॉपर सल्फेट का बनाना है, और किसका बनाना है, फेरस सल्फेट का बनाना है, सिल्वर नाइट्रेट का बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये विलयन बनाना है ना। जैसे हमने कॉपर सल्फेट का डाला था 50 मिलीग्राम में आपको, सॉरी मिलीलीटर में आपको 5 ग्राम हमने कॉपर सल्फेट, तो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं 25 मिलीलीटर वाटर में आप क्या कर सकते हैं, 2 ग्राम आप क्या कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट बना सकते हैं, और फिर उसको रखना है। और फिर आपको देखना है कि उसमें क्या बोलते हैं, क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि सभी में क्या डालेंगे, लोहा डाल देंगे, जिंक डाल देंगे, मैग्नीशियम डाल देंगे, तांबा डाल देंगे, और फिर नोट करना है। तो हम देखेंगे कि जब सोडियम क्लोराइड में लोहा डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, ठीक है। जिंक डालेंगे कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, मैग्नीशियम डालेंगे कुछ रिएक्शन नहीं हमको देखने को मिलेगा, एल्यूमिनियम डालेंगे एक फिर से कोई रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तांबा डालेंगे कुछ रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कि सोडियम क्लोराइड से कोई सा भी लोहा, ना ही जिंक, ना ही मैग्नीशियम, ना ही एल्यूमिनियम, ना ही तांबा रिएक्शन करता है। लेकिन जैसे ही हम कॉपर सल्फेट देखते हैं तो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में लोहा क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, ठीक है। कॉपर का विस्थापन करके अपना जगह ले लेगा और क्या बनाएगा,
आयरन सल्फेट बनाएगा। जिंक भी कॉपर को हटा देगा और क्या बनाएगा आपका, जिंक सल्फेट बनाएगा। मैग्नीशियम भी क्या करेगा आपका, हटा देगा कॉपर सल्फेट को और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, उसको हटा देगा और क्या बनाएगा आपका, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो तांबा है वो कॉपर को नहीं हटाएगा। ठीक, फिर अगर हम फेरस सल्फेट देखते हैं तो इसमें कुछ क्रिया नहीं होगा। ठीक है, हुआ, और यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो आयरन को जिंक क्या कर देता है, हटा देता है और क्या बना देता है अपना, जिंक सल्फेट। यहाँ पर मैग्नीशियम भी आयरन को क्या कर देगा, हटा देगा और क्या बनाएगा अपना, मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पर एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, उसको हटाएगा और क्या बनाएगा आपका, एल्यूमिनियम सल्फेट। और ये क्या होगा, इसमें कुछ रिएक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं सिल्वर नाइट्रेट पे। तो सिल्वर नाइट्रेट का जब हम रिएक्शन करेंगे तो लोहा क्या होगा आपका, हटा देगा और क्या बनाएगा आपका, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अब क्या बनाएगा, आयरन नाइट्रेट बनाएगा। जिंक भी क्या बनाएगा आपका, जिंक नाइट्रेट बनाएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम भी आपका क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम भी आपका क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, फिर आपका सिल्वर क्या रहेगा, तांबे को क्या करके क्या बनाएगा आपका, कॉपर सल्फेट बनाएगा। ठीक है, कुछ आप इस तरह के से देखेंगे कि कैसे आपका रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट क्या है, कुछ रिएक्शन नहीं किया है तांबे से, क्योंकि तांबा को नहीं हटाएगा। लेकिन जब हम देखेंगे फेरस सल्फेट तो वो क्या कर रहा है, आपका लोहा को नहीं हटाएगा, प्लस आपका जो तांबा है वो भी क्या कर रहा है, आयरन को नहीं हटा पा रहा है ना, वो क्या कर रहा है, फेरस को नहीं हटा पा रहा है। सिल्वर नाइट्रेट में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, जो सिल्वर को क्या कर रहा है आपका, कॉपर भी क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है ना, जो सिल्वर है उसको कॉपर भी हटा के उसका जगह ले रहा है। ठीक है, तो ये सब आप जब करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि कुछ धातुएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं अधिक धातुएं से, और उसको वो क्या कर देता है, हटा के अपना जगह ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा ज़्यादा सक्रिय है, तो हम देखेंगे लिथियम। सबसे ज़्यादा सक्रिय लिथियम, वो सबसे क्या करेगा, रिएक्शन कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, है ना। सोडियम हमने देखा ना अभी कि सोडियम क्लोराइड का हमने क्या बनाया था, विलयन बनाया था, उसमें ना लोहा सोडियम को हटा सका, जिंक सोडियम को हटा सका, मैग्नीशियम नहीं हटा सका। क्यों नहीं हटा सके, क्योंकि वो क्या है, ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए क्या है, सोडियम को कोई भी उसके जगह से नहीं हटा सका। जबकि उसके बाद क्या आएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, और फिर क्या आ जा रहा है आपका गोल्ड। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं कि सिल्वर है ना, ये जो आपका सिल्वर नाइट्रेट था, कॉपर ज़्यादा, पहले कॉपर है मतलब कि ये ज़्यादा क्या है आपका सक्रिय है, इसलिए वो क्या किया था, सिल्वर को, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सिल्वर को हटा के उसका जगह ले लिया था। तो ये जो आपका सीरीज़ है उसी को आप देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा अधिक सक्रिय है, कौन सा आपका ज़्यादा सक्रिय नहीं है। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है लिथियम, सबसे कम सक्रिय होता है आपका क्या, गोल्ड। ठीक है, तो धातु जितनी क्रियाशील होगी वह उतनी ही तीव्रता से पानी और वायु से क्रिया करेगी। तो जितनी ज़्यादा क्या रहेगी, क्रियाशील, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे ज़्यादा क्या हैं आपके सक्रिय हैं, तो बहुत जल्दी से पानी और वायु से क्या करेंगे, क्रिया करती हैं। सोडियम इतना अधिक क्रियाशील है कि इसे पानी तथा वायु की क्रिया से बचाने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, केरोसिन में रखा जाता है, ताकि वो ना वायु से क्रिया कर सके और ना ही पानी से क्रिया कर सके। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर है।